हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था डेट इज़ लाइक प्रोसेस, उसके बाद से मैंने कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था। तो आज मैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि चैप्टर फर्स्ट में आपका आता है, उसे स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आखिर क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किसे कहते हैं। जानने के लिए देखते रहिए पैशंस के साथ। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वैसे तो आपको दो चीज़ों की मेनली स्टडी करनी है। केमिकल तो आपको पता ही है, रिएक्शन क्या होता है और फिर इक्वेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है, इक्वेशन की क्या ज़रूरत है आखिर मुझे इससे स्टडी करने की, तो इस पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये, कोई भी केमिकल रिएक्ट क्यों कर रहा है, आखिर ऐसी क्या बातें हैं, क्या ज़रूरी है रिएक्ट करने की। अगर मैं इसे की डेफिनेशन को देखूं तो इसमें डायरेक्ट कहा जाता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स और द टू एटम्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। अगर दो एटम रिएक्ट करता है, लाइक अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें दो रिएक्टेंट हैं, ए एक रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, इससे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है सी। ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और बन क्या रहा है सी। लेकिन सवाल ये, ए और बी को ऐसा क्या मच गया, ऐसा क्या बेनिफिट, ऐसी क्या आफत मची जो ए और बी आज रिएक्ट करने के लिए जा रहा है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए आप ऐसे फॉर एग्जांपल्स देखिए। जैसे अगर मैं बात करूं एक एलिमेंट्स की, अगर मैंने लिया है एक सोडियम और दूसरे बी के जगह पे मैं क्लोरीन ले रहा हूं और फिर ये बनाएगा NaCl। सवाल तो ये सोडियम आखिर क्लोरीन के साथ क्यों रिएक्ट करेगा, ऐसी क्या खास बातें हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप अपने आस और पास के एरिए को अगर देखिएगा या फिर अपने आप जो इन्वायरमेंट है अगर उनकी हम स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आपस में एक दूसरे परेशान इसलिए क्योंकि हम लोग भी स्टेबल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपने अनस्टेबल सिचुएशन से स्टेबल सिचुएशन की ओर जाना चाहते हैं। तो आज ये एलिमेंट भी अपने आप में अनस्टेबल है। हर वो एलिमेंट की एक अपनी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, क्लास 9th में आपने स्टडी किया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कि कोई भी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे हर वो एलिमेंट चाहती है, मैक्सिमम एलिमेंट ये चाहती है कि मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 8 इलेक्ट्रॉन से नवाजा जाए। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम थोड़ा कम में ही सेटिस्फाइड है। आप तो जानते हैं ना बेटा जॉब पर्सपेक्टिव्स कैसी होती है, किसी को सेटिस्फैक्शन IAS बनने के बाद ही और किसी को छोटे से गवर्नमेंट SSC रेलवे से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन हीलियम के साथ, हाइड्रोजन हीलियम तो ये चाहती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे बस 2 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से आ जाए, अपने आप में स्टेबल, अपने आप में खुश ज़िंदगी जिए। बाकी और जो एलिमेंट्स है उन सभी की वही एक इच्छा है, उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब इसको पूरा करने के लिए इन दोनों में इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपने बेनिफिट्स को देखना चाहता है। आप तो जानते हैं ना बेटा जिस तरीके से इंसान की आदत है अपने फ़ायदे को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद को पार कर जाती है, ठीक वैसे ही आज यहाँ पर एलिमेंट भी करेगा। अगर एलिमेंट की बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इनके जो के शेल हैं डेट इज जो लोअर मोस्ट सेल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे गए आप तो वहाँ पर आपको मिला 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, इसकी कहानी एक और है। अभी तो 10 ही पूरे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से ये आपका के सेल है, ये L और ये M शेल की बात हो रही है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन की कहानी को देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बेहतर तो यही है। ये 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। इसकी भी अगर के शेल और L सेल की बात करें तो ये आपका के शेल, इस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
और फिर उसी तरीके से ये L शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और फिर एक M शेल जिसमें फिर एक बार 8 इलेक्ट्रॉन से नवाजा गया है। मैक्सिमम वो यही चाहती है कि हमारे ऊपर पे 8 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा रहे तो मेरा परिवार खुश रहे। 2 8 10 सॉरी इस वाले शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका K शेल, ये L शेल और ये M शेल। M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की ख्वाहिश कि मेरे ऊपर पे भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ख्वाहिश क्लोरीन की भी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। देख पा रहे हैं आप, 2 सिचुएशन है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनके टोपी पे 8 आने के लिए, और इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 बातें हैं, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ कर दे तो इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इस वाले पे ही बचेंगे और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये स्टेबल हो सकता है। एक तरीका ये भी है कि 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी कंजप्शन होगा, और उतना एनर्जी कंज्यूम करना तो वैसे भी सोडियम नहीं चाहती है क्योंकि अनस्टेबल है। एक तरीका यही हुआ कि इसे लूज़ कर दिया जाए। अगर ये जैसे ही लूज़ होगा तो ये ऑर्बिटल कम्प्लीटली ख़त्म, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लोरीन की दशा ये है कि आज इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 को रिलीज़ करना इनके लिए फिर ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होगा, ज़्यादा एनर्जी। इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे 8 इलेक्ट्रॉन ला करके आराम से सो सकता है, आराम से इनकी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये इन दोनों में स्टेबिलिटी पाने के लिए आप देख रहे हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और इनके भी ये ऑर्बिटल्स ख़त्म होकर के यहाँ पर आउटर मोस्ट पे 8 हो जाएगा। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि कोई भी जो एटम है या एलिमेंट है या अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है आपस में इंटरेक्ट कर क्यों रही है, क्योंकि अपने आप में वो अनस्टेबल होती है। जब तक वो स्टेबल होगा तब तक वो रिएक्ट नहीं करती है, उसे अनस्टेबिलिटी दिखाना पड़ता है, उससे अच्छा कोई और। लाइक आपको अगर लग रहा है कि NaCl अभी स्टेबल है, NaCl अभी स्टेबल है, ठीक है, मान लेता हूँ स्टेबल है, छोटी सी जॉब लगी थी इसे स्टेबल था, लेकिन इसे अनस्टेबल किया जा सकता है लालच देके। अभी कलर को हो और तैयारी कर लो, IS बन जाओगे, अनस्टेबल हो जाएगा। कलर की पोजीशन को छोड़ने के चक्कर में ये फिर अपने आप में एक एफर्ट लगाएगा, अपना एक रिएक्शन होगा, एक प्रोसेस होगा। उसी तरीके से NaCl में जैसे ही आपने वाटर दिया ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसको और मज़ा आ जाएगा, चलो HCl बनाते हैं, क्योंकि HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये तो अभी साल्ट है। तो उस तरीके से आपने देखा कि रिएक्शन में किसी 2 एटम या किसी 2 मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होता है, और इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। प्रोसेस कभी भी नहीं दिखता है बेटा, रिजल्ट दिखता है। कोई आदमी अगर आप तैयारी कर रहा है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो कैसे कर रहा है, कैसे नोट्स बना रहा है, कितना देर पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, अचानक से खबर लगती है कि आपके आसपास के किसी एक सज्जन ने अपने जॉब गेन किया है। ठीक वैसे ही जब मुझे प्रोसेस नहीं दिखता है तो लाइक ये एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब, अभी आप कह सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर लिया, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स, और इसमें कुछ साल्ट ऐड किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक रिएक्शन हो, साल्ट और वाटर मिक्स होगा तो आपस में इंटरेक्शन हुआ। ये मुझे बेसिकली दिखा नहीं, लेकिन ये प्रोसेस कहीं ना कहीं होता है। तो अब इंडिकेशन क्या क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन between 2 atoms or molecules to produce the new substance is called
केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी खो चुका होता है। जैसे आप अभी एग्जांपल में आपने देखा, सोडियम और क्लोरीन अपने आप में अपनी एक अलग इनकी आइडेंटिटी है। अभी एक मेटल है सोडियम और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, दोनों मिलकर के आज NaCl बनाया है। अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी खो करके ये एक साल्ट है। मेटल, नॉन मेटल। अब आप में से कोई कहेंगे, सर मैंने तो पढ़ा है एसिड और बेस जब मिलता है तब साल्ट बनता है। आपने ये क्या किया है कि मेटल नॉन मेटल को मिला करके साल्ट बनाया है। ध्यान रहे, जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है और पानी के प्रेजेंस में सोडियम ना रहकर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करता है, सोडियम प्लस आयन बनता है और ये क्लोरीन माइनस आयन बनता है। किसी भी मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो ये एसिडिक नेचर का, मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर का होगा और ये बेसिक नेचर का। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि एसिड बेस मिल करके क्यों साल्ट का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोसेस दिखता नहीं, आखिर इंडिकेशन कैसे लें। इंडिकेशन लेने के लिए 4 चीज़ों को आपकी NCERT डिस्कस करती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्ट करता है, हो सकता है कि उसकी टेम्परेचर में चेंज आए, हो सकता है वो अपना स्टेट को चेंज कर ले, हो सकता है गैस इवॉल्व हो जाए, हो सकता है कलर ही चेंज हो जाए। मैंने क्या क्या चीज़ बोला है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन है? नंबर 1 तो ये चेंज इन स्टेट, हो सकता है कि स्टेट में ही चेंज हो जाए। ये स्टेट राज्य वाली नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस वाली। अब दूसरा हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ही बदल जाए। हो सकता है इवॉल्व हो जाए गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। और फोर्थ ये भी हो सकता है चेंज इन कलर। इसको याद रख सकते हैं आप इस तरीके से भी, किसी भी स्टेट का टेम्परेचर तभी चेंज हो रहा है जब वहाँ पर एक्सेसिव गैस का यूज और एक्सेसिव कोल का यूज होता है। गैस और कोल दोनों ही फ्यूल सब्सटेंस के फॉर्म में यूज होता है। और आप इमेजिन करिए, अगर कहीं पे गैस लगातार चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। कोल को बार बार यूज कर रहे हैं, कोल से वैसे कलर आप याद रखेंगे, कोल का भी इस्तेमाल फ्यूल के लिए करते हैं। अगर आप इसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर हाई हो सकता है। तो किसी भी स्टेट की टेम्परेचर हाई चेंज हो सकता है जब आप एक्सेसिव गैस और कोल का यूज करते हैं। यहाँ तक अपनी बात हुई है केमिकल रिएक्शन को लेकर के। अब केमिकल रिएक्शन से हम केमिकल इक्वेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। आइए इस पर भी एक बार चर्चा हो जाए, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। यहाँ पर आपने पढ़ा और देखा भी कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ ही क्यों था, इस बारे में भी आपने स्टडी किया। क्योंकि कोई भी एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल अपने आप में अनस्टेबल होती, जैसे हम इंसान अनस्टेबल होते हैं और उस स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने कुछ प्रोसेस करते हैं, अपने रंगत को बदलते हैं, अपने एक्टिविटीज़ को बदलते हैं। उसी तरीके से आज मेटल नॉन मेटल को बीच में जो रिएक्शन हुआ, किसी भी एटम या किसी एलिमेंट्स के बीच में जब भी रिएक्शन होता है, कहीं ना कहीं वो भी अनस्टेबल होता है और अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वो अपना नेचर, आइडेंटिटी सब खो चुका होता है। लेकिन अब सवाल ये, रिएक्शन भी प्रोसेस हुआ, इस चीज़ों को हम पेपर पे कैसे दिखाएं? रियल में तो आपने बीकर में कर लिया था बेटा, सोडियम डाले, क्लोरीन डाले, साल्ट बना, हाइड्रोजन डाले, क्लोरीन डाले, एसिड बना। ये बीकर में हो रहा है। लेकिन एज फॉर द स्टडी कि कैसे हम उसकी स्टडी करें, फर्दर उसको पेपर पे कैसे लाया जाए, उसको प्रिंटेड फॉर्म में कैसे देखें, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए हम इक्वेशन की स्टडी करते हैं।
आखिर किस तरीके से इक्वेशन होता है? बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द symbolic representation of chemical reaction। वैसे तो आपने क्लास 7th में जब आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की स्टडी कर रहे थे तो आपने मैग्नीशियम रिबन को एक बार वहाँ पे जलाया था और दूसरी बार क्लास 10th में आपकी एनसीईआरटी जला रही है। आपकी एनसीईआरटी जला रही का कहने का मतलब यह है कि आपको वो एक्टिविटी करवाया गया है, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे होगा? आपने मैग्नीशियम जलाया, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। एक डेजलिंग लाइट भी, मतलब चमकता धमकता जैसे आप पटाखा छोड़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ना तो मैग्नीशियम को ये बात पता है कि आज मुझे मैग्नीशियम के नाम से पुकारा जा रहा है, ना तो ऑक्सीजन को ये पता है कि मुझे ऑक्सीजन कहा जाता है, मुझे ओ से डिनोट किया जाता है, क्योंकि नेचर में है। ये हमने अपनी स्टडी के पर्पज़ के लिए इसे एक नाम दिया है ताकि इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस वजह से आज यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने के लिए मैं केमिकल इक्वेशन का हेल्प लेता हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम बेसिकली मेटल है। मेटल आप खुद इमेजिन करिए, क्या इस इन्वायरमेंट में मेटल को ये इन्फॉर्मेशन है कि मुझे मैग्नीशियम कहा जा रहा है? ना तो ऑक्सीजन को पता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा चीज़ आपने ये भी देखा है कि जब मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ ये टाइम लग रहा है, बार इतना बड़ा अल्फ़ाबेट मैग्नीशियम लिखा है, फिर ऑक्सीजन लिखा है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन केमिकल इक्वेशन की इस वजह से जब आप स्टडी करते हैं, इनकी बेटर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो बातों की स्टडी करते हैं। पहला ये केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाए, दूसरा इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बेसिकली जब राइटिंग स्किल्स की बात होती है तो उसी में बैलेंसिंग की बात होती है, तो बैलेंसिंग को भी स्टडी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं, आखिर उस पर भी चर्चा करते हैं कि कैसे राइटिंग और कैसे बैलेंसिंग होगा। एक बार देख लेते हैं उसको भी। केमिकल इक्वेशन को बेसिकली अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ के लिए हम स्किल्स को डेवलप करते हैं। वो स्किल्स में मेनली दो बातें होती है। केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट चीज़ तो ये है इनकी राइटिंग, कि लिखा कैसे जाए। दूसरा, जब राइटिंग पे चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की बात आएगी, उसे भी सीख लेंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जाते हैं, चार बातें मेनली इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला ये, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है। पहला, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा, वो अभी किस फॉर्म में है, मतलब एटम एग्जिस्टेंस फॉर्म। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है कोई भी एटम या एलिमेंट की जब बात करते हैं। और तीसरा ये, उनकी वैलेंसी को बैलेंस करना, वैलेंसी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल में लिख देता हूँ, should be balanced। और जो फोर्थ है, the number of
the atom, the number of atom or molecule should be balanced। इसकी स्टडी तो आप यहाँ पे करते हैं बैलेंसिंग में आकर के। ये तीन बातों को अभी स्टडी करना है कि शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है। जैसे अभी मैंने लिखा था मैग्नीशियम, पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में Mg के नाम से पुकारा जाता है। और उसी प्रकार से मैंने लिखा था ऑक्सीजन, पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th में, ऑक्सीजन के नाम से पुकारा जाता है। और फिर मैंने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने इससे पहले भी कहा था कि ज़्यादा टाइम लेता है तो इसे MgO के नाम से पुकारा जाएगा। अभी भी ये करेक्ट नहीं है। करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरे वाले में धोखा खा रहे हैं। धोखा ये एटम की एग्जिस्टेंस फॉर्म, कौन एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम मोनो एटॉमिक है लेकिन ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, O2 लिखा जाएगा। और जब आपने ऐसा किया है ये अनबैलेंस हुआ, O2 Mg। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन के नंबर 2 हैं और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का नंबर 1 है। इसको अभी 4th नंबर पे भी टर्म्स करेंगे। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल शुड बी बैलेंस। क्यों? तो आपको वैलेंसी के बारे में आपने फिर क्लास 9th में पढ़ा है। यहाँ पर आपको वो 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर बहुत काम आएगा। इस वजह से आप एक बार, मेरा सजेशन है कि आप उसे देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो मैंने फॉर्म के बारे में बोला है कि मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक फॉर्म में जनरली होते हैं, कुछ एटम ट्राई एटॉमिक फॉर्म में भी होता है, तो आप उसकी स्टडी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको मोनो और डाई की बता रहा हूँ। जो अक्सर मिलता है वो एटम जो डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक फॉर्म। मोनो एटॉमिक में क्या है, जितने भी इनर्ट गैस हैं, जैसे आर्गन हो गया, हाइड्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन। उसके बाद जो डाई एटॉमिक फॉर्म में है वो है ऑक्सीजन, सॉरी ये आर्गन एंड हीलियम है। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की बात होती है। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है वो आप देख लीजिएगा। यह आर्गन और हीलियम की अगर बात करें तो ये मोनो एटॉमिक है, मतलब सिंगल में ही ये एग्जिस्ट करता है। ये लोग कभी अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। ये डाई एटॉमिक है, जब भी मिलेंगे दो साथ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ऐसी एलिमेंट है जो कह रही है आर्गन एंड हीलियम से, अरे हीलियम तुम अकेले जा रहे हो, मुझे भी साथ चलना है। इधर से ऑक्सीजन की बैंड बज गई, ऑक्सीजन को लगा नाइट्रोजन जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने जस्ट पुकारा, ओह नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ चलते हैं ना, ओह नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ चलते हैं, मतलब ये लोग साथ चल रहे हैं, तो डाई एटॉमिक है। और हीलियम से नाइट्रोजन कह ही तो रही थी, अरे हीलियम तुम अकेली जा रही हो, इसका मतलब ये मोनो एटॉमिक है और ये दोनों डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस की बात हुई। उसके बाद वैलेंसी आप स्टडी कर लिए, उसे आप लर्न कर लीजिएगा क्लास 9 के सिलेबस से। यहाँ पे वैलेंसी को बैलेंस किया गया है प्रोडक्ट में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, इस वजह से मैंने MgO लिखा है। तो यहाँ तक की तो बात हो गई कि शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लिया, एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता था उस फॉर्म में भी लिख लिया। उसके बाद इसकी वैलेंसी को हमने लिखा है कि उसे भी बैलेंस कर लिया है। जो 4th टर्म है वो है द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल शुड बी बैलेंस, जो कि आपने इन तीनों स्टेप को जब अपनाया है तो कहीं ना कहीं ये बिगड़ा पड़ा है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के फॉर्म में 2 हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 ही है। यहीं से प्रॉब्लम आई है बैलेंसिंग को लेकर के। अब सीखेंगे कि आखिर बैलेंस कैसे किया जाता है, देन फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपका सारा का सारा डाउट एक इक्वेशन और बैलेंसिंग से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं आखिर बैलेंसिंग का क्या तरीका। ये तो राइटिंग का था, राइटिंग की 4 बातें, चारों बातें आप ध्यान में रखेंगे। एक तो शॉर्ट फॉर्म में एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा,
देन फिर वैलेंसी को बैलेंस करना है, देन फिर एटॉमिक नंबर को ही पूरा आप बैलेंस करेंगे। अब आप देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। वही एग्जांपल लेता हूँ डिक्टो, जो आपको याद रहे, Mg + O2 मिल करके बनाया है MgO2। इसमें स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है कि 3 कॉलम बनाना है, ठीक है। अब इस वाले रीजन पे आप लिखेंगे एटम कौन कौन से हैं। इस एटम कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको रिएक्टेंट के साइड में ही देख लेना, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वही तो प्रोडक्ट होगा। अगर रिएक्टेंट में क्लोरीन है ही नहीं तो प्रोडक्ट में क्लोरीन बनने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला, ओहो नया एलिमेंट की डिस्कवरी, तो ऐसा नहीं है। जो रिएक्टेंट के साइड में आप उसे ही चेक कर लीजिए। रिएक्टेंट के साइड में भी मैं देख रहा हूँ कि 2 एटम है, दैट इज एक तो मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। ये रही आपकी मैग्नीशियम और ये रहा, चल क्यों नहीं रहा है, और ये रहा ऑक्सीजन। ये 2 एटम है। ये रिएक्टेंट का साइड को मैं कह रहा हूँ LHS वाली साइड, और प्रोडक्ट वाली साइड जो है वो RHS है, क्योंकि प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे। मैग्नीशियम का नंबर आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन देखा इधर 2, इधर 1, MgO होगा, इधर 2 और इधर 1। अब ये अनबैलेंस है। अनबैलेंसिंग करने के लिए ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो राइट हैंड साइड पे 2 हो जाए। तो आपने जैसे ही 2 चिपकाया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इस साइड पे दैट इज राइट हैंड साइड पे ये मल्टीपल हो गया 2 से। अब इस साइड पे ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो ये बैलेंस हो जाए, तो इधर भी 2 से ही करना होगा। अब ये बैलेंस हो गया 2Mg + O2 = 2MgO। दूसरा एग्जांपल देखिए, उससे आप इक्वेशन की राइटिंग भी सीखेंगे। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इधर रहा हाइड्रोजन और ये रहा क्लोरीन और ये HCl। लेकिन सवाल ये जो मैंने लिखा है क्या ये सही है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने हाइड्रोजन लिखा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्लोरीन लिखा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl तो लिखा, लेकिन क्या ये एटम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? अभी अभी आपने देखा था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कह रही थी ओह नाइट्रोजन चलो क्लोरीन के साथ चलते हैं, साथ चलने की बात है तो डाई एटॉमिक है, तो हाइड्रोजन आज 2 के फॉर्म में होता है, मतलब डाई एटॉमिक है। क्लोरीन भी 2 एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है। HCl अभी बैलेंस के हिसाब से सही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपने देखा कि वैलेंसी बैलेंस्ड है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, हाइड्रोजन की भी 1, और इस वजह से ये दोनों बैलेंस है। अब लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब इस वजह से हम बैलेंसिंग की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ये आपका एटम के साइड और लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड। एटम यहाँ पे 2 हैं, एक तो हाइड्रोजन है दूसरा क्लोरीन है। लेफ्ट हैंड साइड पे तुम भी 2 तुम भी 2, राइट हैंड साइड पे तुम 1 तुम भी 1। लेकिन ऐसा क्या किया जाए जो तुम दोनों 2 हो जाओ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए इस साइड भी बैलेंस हो गया, मतलब यहाँ भी 2 ही है। तो आप इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के साइड में ना मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों ही 2 के फॉर्म में थे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो बैलेंसिंग में बेसिकली आपको मेनली, वैसे तो आपकी NCERT 6 स्टेप्स में बताया है, 6 नहीं 7। आपको यहाँ पर 3 बातें बस ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कॉलम बनाया, उन्होंने कहा बॉक्स वगैरह बनाने के लिए, वो मैं बता नहीं रहा। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है, कॉलम में एटम्स लिखने हैं, कौन कौन से एटम्स हैं रिएक्टेंट के साइड पे, फिर दोनों के नंबर लिखने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने, राइट हैंड साइड पे कितने, फिर लगाना है दिमाग किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ जो बैलेंस हो जाए। और
जो अनबैलेंस आप देखते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर की जहाँ पर अनबैलेंसिंग होती है सबसे पहले उसी को पकड़िए तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप जहाँ से करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या बेसिकली ये रूल भी है कि जब आप बैलेंस करते हैं तो उस रिएक्शन के स्टेट को लिखिए कि जैसे हाइड्रोजन मैंने लिखा है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड के फॉर्म में है, ये आपको लिखना है। और ये तभी आपको लिखना है या लिखने के लिए कहा जाता है जब आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन देता है, क्वेश्चन में कह देता है, तब आप इसको डिनोट करेंगे। आपके लेवल में क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल में रहता नहीं है जिससे आप टेंशन में लेंगे कि मुझे कैसे पता ये कभी कौन से स्टेट में है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये आपको देगा क्वेश्चन में। अब इनकी बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए अभी तक आपने क्या देखा है उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक मैंने जो चर्चा किया है वो किया है केमिकल रिएक्शन को लेकर के, आखिर रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन में मैंने बताया है कि एक प्रोसेस है जिसमें कोई दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने आप में अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। अनस्टेबिलिटी से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो करके या 2 इलेक्ट्रॉन ना हो करके कोई अदर नंबर्स में है तो वो चाहती है कि कहीं ना कहीं 8 हो जाए। ये 8 दो तरीके से हो सकता है, या तो ऐड कर लो या तो लूज़ कर दो, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो उस वजह से रिएक्शन हुआ। लेकिन जो रिएक्शन एग्जिस्ट हुआ, जो प्रोसेस चल रहा था, ये प्रोसेस मुझे दिखा नहीं। दिखता क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट देखने के लिए मुझे इंडिकेशन पे बात करना पड़ता है। इंडिकेशन क्या क्या चीज़ था? हो सकता है कि स्टेट में चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाए। हो सकता है कलर में चेंज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो जाए, हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो। ये सभी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है एक प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए ऑन पेपर पे जब मैं साइंटिफिक रूप से स्टडी करूँ, इसके कन्वीनियंस के लिए हम इक्वेशन की स्टडी करते हैं जिसमें उस केमिकल रिएक्शन के को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जब मैंने उसका पूरा नाम लिखा था, डेट इज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगा था। तो क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ने का फिर मतलब है क्या, जब हम समय ना बचाएं। तो फिर इसके बाद आई कि आखिर इसके इक्वेशन को किस तरीके से स्टडी की जाए। तो दो तरीके से हम स्टडी करते हैं। एक में हम लिखने के लिए सीखते हैं कि आखिर लिखा कैसे जाए, इसकी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कभी कभी आपको लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, देन बोलेगा बैलेंस करने के लिए। तो लैंग्वेज के फॉर्म में अगर देता है, जब आप इसे राइट करते हैं तो रिटन के फॉर्म में आपको 4 बातें का ध्यान रखना है। पहला ये कि जो भी एटम है उसको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। दूसरा ये वो एटम किस फॉर्म में पाया जाता है, मोनोएटॉमिक है तो 1 के फॉर्म में ही छोड़ दीजिए, डाइएटॉमिक है तो 2 लिखिए, ट्राइएटॉमिक है तो 3 लिखिए। और प्रोडक्ट के साइड में बैलेंस को आप वैलेंसी को बैलेंस करना है। वैलेंसी आप बेसिकली क्या होता है, पावर ऑफ बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी एटम का, बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ पे याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप प्लीज़ वहाँ जा करके सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा किसकी वैलेंसी कितनी है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं। वैलेंसी जब बैलेंस हो गई 3 बातें, तो जब इतना 3 स्टेप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन अपने आप में अनबैलेंस होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर मैच नहीं करता है। अब आप कहेंगे सर ना करूँ, अनबैलेंस है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, रिएक्शन ही तो है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि अनबैलेंसिंग करके आपने छोड़ दिया है तो यहाँ पर लेवाइजर साहब काफ़ी नाराज हो सकते हैं। जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट मास के बारे में आपने पढ़ा है कि जितना रिएक्टेंट के साइड में मास होगा उतना प्रोडक्ट के साइड में मास होगा, तो वो उस लॉ को फिर ब्रेक कर देगा। तो लेवाइजर साहब को दुख ना पहुंचाने के चक्कर में आपको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। बैलेंसिंग करने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए हैं, 3 तरीके। सबसे पहले कॉलम बनाइए, कौन कौन से एटम है वो लिख लीजिए, फिर एटम के नंबर्स को लिखिए, रिएक्टेंट के साइड में कितना, फिर प्रोडक्ट के साइड में कितना, उस चीज़ को लिखिए और फिर उसको बैलेंस करिए। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें बैलेंसिंग करने के लिए दिया है, लिखा है बेरियम क्लोराइड ये लैंग्वेज के फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट एक तो ये लंबाई स्पेस ले रहा है, ये भी एक अब डिमेरिट ही समझिए। प्रोडक्ट को मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड।
बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये लैंग्वेज के फॉर्म में इसको करना है बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखा जाएगा। अभी तक मैंने आपसे बार बार कहा है बेरियम को चल क्यों नहीं रहा भाई, ये बेरियम है और ये क्लोरीन है, शॉर्ट फॉर्म तो ये है, लेकिन क्या इनकी जो वैलेंसी है वो बैलेंस है। बेरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे BaCl2। ठीक है, ये हो गया आपका बेरियम क्लोराइड लिखने का तरीका। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट है, सबसे पहले एल्युमिनियम को Al लिख दीजिए और सल्फेट को SO4 लिखा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की होती है 2। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 3 से पलटा दीजिए। तो इसको लिखा जाएगा क्या, Al2 SO4 3। और फिर प्रोडक्ट के साइड में लिखिए बेरियम एंड सल्फेट है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डेट इज बेरियम लिखा, सल्फेट लिखा SO4, बेरियम की भी 2, सल्फेट की भी 2, डायरेक्ट लिखेंगे क्या BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड है, मैंने लिखा एल्युमिनियम और फिर लिखा क्लोराइड, एल्युमिनियम की 3, क्लोराइड की कितना 1, अल्टरनेट कर दीजिए, जैसे ही अनबैलेंसिंग होती है क्रॉस करवा लीजिए, वो हो जाएगा क्या AlCl3, क्योंकि Cl3 के साइड Cl के साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया, डेट इज Cl3, और एल्युमिनियम के साइड में 1 से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने अभी इक्वेशन को लिखा है। अब क्या है, ये बैलेंस है या नहीं, अब सवाल तो ये है, इसे अब मैं रब कर रहा हूँ इक्वेशन, क्योंकि आपने रिटर्न फॉर्म से लिख लिया है सही तरीके से। अब बात आती है कि ये इक्वेशन कम्प्लीटली तभी होगा जब ये बैलेंस होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर वो लॉ ऑफ कांस्टेंट मास जो है लेवाइजर साहब का, उसे आप ब्रेक कर देंगे। तो इसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 3 कॉलम बनाने हैं आपको। कौन कौन से एलिमेंट हैं देख लीजिए, एक तो बेरियम है, दूसरा क्लोरीन है, 1 2 एल्युमिनियम है, तीसरा और एक है सल्फेट। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखिए, बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे भी 1। क्लोरीन की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 3, अनबैलेंसिंग हो गई है। एल्युमिनियम की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे 1। सल्फेट की बात करूँ तो इधर 3 और इधर 1। आप देख लीजिए कौन कौन सा अनबैलेंस है, ये तीनों ही अभी अनबैलेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो अनबैलेंसिंग वो मुझे दिख रहा है वो 3 और 1 में दिख रहा है। आप किसी को भी मल्टीप्लिकेशन करके अपने आप में बैलेंस कर सकते हैं, वो खुद ही डिस्टर्ब होगा अभी और फिर ये कर लेंगे आप, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट का 3 राइट हैंड साइड पे 1 है, ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 3 हो जाए, तो ऑब्वियसली 3 से कर दें। सल्फेट का एक ही रिसोर्सेज है यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बेरियम इस साइड पे मुझे मिला है, और बेरियम क्योंकि राइट हैंड साइड पे 3, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन हो गया है कितना, 6। ठीक है, 6 क्लोरीन हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन कितना है, 3। अब क्या करना है, इसको 6 करने के लिए अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्लोरीन राइट हैंड साइड पे, 6 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे। एल्युमिनियम की बात करूं तो इधर भी 2, इधर भी 2, सल्फेट इधर 3, इधर 3, और बेरियम की बात करूं तो इस साइड पे भी 3 और इस साइड पे भी 3। इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है बेसिकली। अब आप एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपका दे रखा है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पे, बाकी नई वाली में जो भी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले वो क्वेश्चन आप करिए, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब बात करेंगे अगले क्लास में
आखिर कौन कौन से टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि जब अनबैलेंसिंग होती है तो अलग अलग प्रोसेस से रिएक्शन होता है। मैंने कहा है कि अनबैलेंस जब इंसान होता है, अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपना किसी भी नेचर को, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज कर सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग से आदमी केमिकल भी, एटम मॉलिक्यूल्स भी चेंज करती है। देखेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।